दोस्तों वेलकम टू दी एनसीईआरटी सूत्रा। आई होप सो आपने प्रीवियस चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया होगा और उनके एमसीक्यूज भी ट्राई किए होंगे। अब एक और वीडियो जो आपको एक गाइडिंग लैंप की तरह काम करेगी, बट एनसीईआरटी पढ़ना ना भूलें। आपको एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मैक्सिमम बेनिफिट इस प्रोग्राम का आप उठा पाओगे। आज हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड द कॉन्टिनेंट। कितना अमेजिंग होता कि वर्ल्ड में बहुत बड़े सारे कॉन्टिनेंट होते हैं। सर आज भी तो हैं, मैं कह रहा हूं इससे भी बड़े होते। जितने बड़े ओशियंस हैं उनसे कहीं ज्यादा बड़े कॉन्टिनेंट होते तो हम और आपके लिए रहना अफोर्डेबल होता, जमीन महंगी नहीं होती, बहुत सारी एग्रीकल्चर कर पाते और हम बड़ी लेविश लाइफ जी पाते। एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर कॉन्टिनेंट ज्यादा होते तो अर्थ अपनी एक्सट्रीम टेम्परेचर पे पहुंचती और बड़ी जल्दी पहुंचती। दैट्स वाई आज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आइडियल है और हमारे लिए परफेक्ट भी है। बट सवाल ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आखिर बना कैसे। क्या ये जो शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट है, क्या ये प्लेसेस ऑफ द कॉन्टिनेंट हैं, ये हमेशा से सेम रहे हैं या फिर कुछ चेंज होता आया है। तो देखिए, आपने प्रीवियस चैप्टर में इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बात की थी। आज हम सरफेस ऑफ अर्थ के बारे में बात करेंगे, लेकिन इंटीरियर इसमें भी इन्वॉल्व रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वर्ल्ड में 29% आपका कॉन्टिनेंटल पार्ट है, 71% आपका ओशन सरफेस है। अब बहुत सारी थ्योरीज यहाँ पे प्रपोज की जाती हैं, स्टडी की जाती है और बताया जाता है कि कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन इस लेवल पे देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहली थ्योरी आती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस थ्योरी का कहना था कि जो आप आज लैंडमास देखते हो, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे लैंडमास एक सिंगल लैंडमास की फॉर्म में हुआ करते थे, जिसका नाम था पेंजिया। और बोला कि पेंजिया ब्रेकडाउन हुआ दो लैंडमास में, लोरेंसिया एंड गोंडवाना, एंड देन आपका ये फॉर्मेशन होता चला गया और अलग अलग कॉन्टिनेंट बने। अब सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है, सर हाउ कैन वी से कि दीज ओल्ड लैंडमास वर द सिंगल लैंडमास। हम कैसे कह सकते हैं दीज ओल्ड लैंडमास वर द सिंगल लैंडमास। तो चलिए पहले इसी के एविडेंसेस को जानने की कोशिश करते हैं। एल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रपोज की थी, उन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस दिए जिसके थ्रू ये प्रूव होता है कि यस, ये लैंडमास एक सिंगल लैंडमास के तौर पे देखे जा सकते थे। क्या क्या एविडेंसेस थे? द फर्स्ट एविडेंस वाज जिग्सा फिट। जिग्सा फिट मींस अगर आप मैप पे देखेंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि साउथ अमेरिका की जो शेप है और अफ्रीका की जो शेप है, इफ यू विल ब्रिंग देम क्लोज टुगेदर, यू विल इजीली बी एबल टू ऑब्जर्व कि ये आप एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। दैट मीन्स हो सकता है कि ये लैंडमास एक रहे हों। पर आपके मन में आएगा, सर ऐसे तो मेरे फिंगर्स भी जिक्सा फिट हो जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये एक थे। तो चलिए और एविडेंसेस की बात करते हैं। सवाल आता है रोक्स का। देखिए रोक्स की जब हम एज स्टडी करते हैं, कार्बन डेटिंग के थ्रू कर लो, when we will study about the age of the rocks, we will found the same age is there in South America's eastern coast and the same age is there on the west coast of Africa. On the same line, the same age is there on the Indian coast which is there on the Australia. मतलब ये सारे लैंडमार्क्स फिर से क्या हुआ करते थे, एक हुआ करते थे। इसके अलावा आपके एविडेंसेस आते हैं टेलाइट डिपॉजिट्स के। ये टेलाइट डिपॉजिट्स क्या होते हैं? ये ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं विच आर डन बाय द ग्लेशियर्स। Now you can think, if any of the area which is in warm surface like tropical area, tropical area में कोई landmass है and it is having glacier deposits, what does it mean? From where the glacier came over the tropical area? The question is answered in such a way कि these sort of landmass once upon a time used to be in the Arctic or Antarctic region, मतलब polar area में हुआ करते थे। From there they drifted and that's why they have the glacier deposits. So that is also one of the important evidence. अब सबसे important evidence है placer deposits का। देखिए, आपको पता होगा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका पे घाना कोस्ट है, आइवरी कोस्ट है, गोल्ड कोस्ट है। मींस ब्रिटिश ने ये कोस्ट का नाम उसी बेसिस पे दिया, व्हाटएवर द कमोडिटी दे वर एक्सपोर्टिंग फ्रॉम, उसका कोस्ट का नाम वही दे दिया जाता था। यहाँ है गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट मींस वी हैव गोल्ड प्रेजेंस ओवर द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, बट वी डजंट हैव द रॉक्स फ्रॉम वेयर वी कैन एक्सट्रैक्ट गोल्ड। मतलब उन रॉक्स की प्रेजेंस नहीं है जिनमें गोल्ड मिल सकता है, द सेडिमेंट्री वन। बट हमारे पास क्या है, आपके गोल्ड डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। एंड वेयर वी फाउंड दोज रॉक्स, वी फाउंड दोज ऑल रॉक्स इन द सदर्न अमेरिका। That means these two landmass once a time used to be same. That's why the deposits are here and the rocks are there. तो ये evidence हमें बताते हैं कि ये landmass एक ही हुआ करते थे ना। One more evidence is fossil deposits. Fossils. देखिए एक छोटे से ऑर्गेनिजम्स का रिमेन्स हमें इंडिया में भी मिलते हैं और हमें नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं, हमें यूरेशिया में भी मिलते हैं। तो आप सोच के देखो, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म कैसे इतना बड़ा ओशन सरफेस ट्रेवल करके दूसरे प्लेसेस पे पहुंच सकता है। आइडियली ये तभी हो सकता है जब ये सारे लैंडमार्क जो हैं वो सिंगल लैंडमार्क रहे। एंड वी आर कन्विंस्ड, टोटली कन्विंस्ड कि यस, अल्फ्रेड वेगनर वाज करेक्ट। कॉन्टिनेंटल
theory says, continental drift theory says कि land mass used to be single, that was named as Pangaea. They divided into Laurentia and Gondwana, and yes, we are totally convinced कि land mass एक हुआ करते थे. But the problem was कि sir, fine, land mass used to be a single land mass, but what were the forces which basically compelled them to break down? क्या फोर्सेस ऐसे थे जिनकी वजह से वो टूटे और अलग अलग हो गए? बस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यही मार खा जाती है. उन्होंने बोला कि सन और मून का जो ग्रेविटेशन फोर्स है, दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्रेकिंग डाउन ऑफ द होल कॉन्टिनेंट. अब और क्या बोला? पोलर फ्लिंग फोर्स दैट इज एसोसिएटेड विद द रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ, कि अर्थ घूम रही है, प्रेशर आता है, उससे ब्रेक डाउन हो जाता है. नाउ अनफॉर्चुनेटली ये थ्योरी यहां पे फेल हो जाती है. क्यों? क्योंकि देखिए, अगर सन और मून का ग्रेविटेशन फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग होता कि वो आपके कॉन्टिनेंट को तोड़ सकता था, तो नेचुरली आपकी जो अर्थ की रोटेशन स्पीड है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती, क्योंकि यहाँ पे मून इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है. बट हमें ऐसा कोई ऑब्जर्वेंस ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ मून से देखने को नहीं मिलता है. इतने मिलियन ऑफ ईयर से अर्थ सेम ही स्पीड से मूव कर रही है. दैट मीन्स इसका हार्डली कोई एविडेंस हमें या इसका कोई रिस्पॉन्स इस लेवल पे देखने को मिलता है. तो ये फोर्सेस बहुत वीक है, ये ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. अब नहीं कर सकते तो वी शुड हैव सम न्यू थ्योरीज. ठीक है, हम उसके ऊपर बात करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के हिसाब से. लेकिन सी फ्लोर स्प्रेडिंग को पढ़ने से पहले आपको सी के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा. देखिए, जब हम ओशन के बारे में बात करते हैं तो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले हमारे माइंड में एक इमेज थी कि ओशियंस विल बी जस्ट लाइक अ स्विमिंग पूल, कि एक बिल्कुल सरफेस प्लेन होगा, उसमें पानी भरा होगा. बट व्हेन वी वेंट देयर, जब हमारे पास सबमरीन्स आई, तो हमने देखा कि यहाँ पे आपकी बड़ी स्ट्रेंज और अलग टाइप के लैंडफॉर्म डेवलपमेंट होते हैं. आपका ओशन स्टार्ट होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ से, जो कि बहुत ही जेंटल होती है. थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यू विल रीच टू द स्लोप एंड देन यू विल रीच टू द अबेसल प्लेन. मतलब यहाँ पे अलग अलग टाइप के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं. और इसी आधार पे हमने ये देखने को मिलता है कि मेरे वर्ल्ड के डिस्ट्रीब्यूशन में, चाहे वो अटलांटिक हो, पैसिफिक हो, चाहे वो इंडियन ओशन हो, वी शॉर्ट ऑफ हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटीज गोइंग ऑन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द ओशन सरफेस. इसी से एसोसिएटेड हमारे पास आता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जो बताती है कि कॉन्टिनेंट आखिर कैसे टूटे थे. तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का कहना था, देखिए सी सरफेस जो है बहुत थिन होता है, और यू नो कि अर्थ सरफेस का इंटीरियर टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है. दैट्स व्हाई हीट को ट्रांसफर करने के लिए देयर इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर व्हिच इज नेम्ड एज कन्वेक्शन. सो कन्वेक्शन इज हैपनिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस कन्वेक्शन लावा विल ट्राई टू कम आउट ऑफ द सरफेस. जब लावा विल पुश द प्लेट्स, दीस प्लेट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू द पीसेस, और इसी से आपके ओशियंस जब एक्सपेंड होंगे तो कॉन्टिनेंट अपने आप ही दूर चले जाएंगे. लेकिन यहाँ पे थ्योरी तो अच्छी है, फोर्सेस भी अच्छे हैं, और एविडेंसेस भी हमें मिलते हैं कि अटलांटिक ओशन इज एक्सपेंडिंग. बट प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम इज कि ये सी सरफेस को इंक्लूड करता है, कॉन्टिनेंट के बारे में अभी भी कोई बात नहीं हुई है. अब नहीं हुई तो हमें कुछ ना कुछ नई थ्योरीज पे जाना पड़ेगा. एंड द न्यू थ्योरी वाज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. ये थ्योरी कहती है कि आपकी जो ओशियन सरफेस है, आपका जो कॉन्टिनेंटल सरफेस है, अलग अलग टाइप की प्लेट्स हैं. मतलब जो अर्थ का अपर सरफेस है, जो सॉलिड है, वो छोटी छोटी प्लेट में डिवाइडेड है. कैसे डिवाइड हुआ? कि सब देखो, दिस इज अ अर्थ सरफेस. अगर यहां से वोल्केनिक इरप्शन हुआ, यहां से हुआ, यहां से, मल्टीपल प्लेसेस आते हैं जहां से वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है. सो दिस लिथोस्फीयर विल बी ब्रोकन डाउन इनटू मल्टीपल पीसेस. दीज आर नेम्ड एज प्लेट्स. अब इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि अगर बहुत बड़ी प्लेट है तो हम उसको मेजर प्लेट बोलेंगे, छोटी सी प्लेट है तो हम उसको माइनर प्लेट बोलेंगे. और उन्होंने बोला कि देखिए, वर्ल्ड के अंदर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, आपका इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, ये सब जो है मेजर प्लेट है. छोटी छोटी प्लेट्स भी हैं आपके पास, कोकोस प्लेट, कैरिबियन प्लेट, नाज़का प्लेट, आपकी अरेबियन प्लेट, फिलिपाइन प्लेट, ये स्मॉल साइज में, इसलिए माइनर प्लेट है. बट ये इंटरेक्ट करती हैं और इसी से पूरे वर्ल्ड के अलग अलग लैंड फॉर्म्स जो हैं वो फॉर्म हुए हैं. अब ये इंटरेक्ट करती हैं, उसका मतलब क्या है? देखिए, 3 टाइप की इंटरेक्शन हो सकती है प्लेट्स की. वन इज कि दो प्लेट एक दूसरे के पास आ रही हैं, दैट इज कन्वर्जेंट वन. ठीक है. एक हो सकता है दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दैट इज डाइवर्जेंट वन. और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि वन प्लेट इज जस्ट पासिंग बाय द अनदर प्लेट, दैट इज द ट्रांसफॉर्म वन. देखिए, जब ट्रांसफॉर्म होता है ना, तो कुछ भी नुकसान नहीं होता, इसलिए इसको कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री भी बोलते हैं. जब आपकी दो प्लेट दूर जाती हैं, लावा निकलता है, न्यू प्लेट की फॉर्मेशन होती है, इसलिए ये जो आपकी प्लेट बाउंड्री होगी, इसको हम कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे, एंड दिस वन विल बी नेम्ड एज डिस्ट्रक्टिव. और इन्हीं के हिसाब से आपके लैंडफॉर्म की डेवलपमेंट होती है कि जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं, सबडक्शन होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, लावा बनता है, और यही सॉर्ट ऑफ इवेंट आपके लगातार होते चले जाते हैं, और हमारे पास अलग अलग लैंडफॉर्म की फॉर्मेशन होती है. और इसी हिसाब से हमारे कॉन्टिनेंट आज भी डिस्ट्रीब्यूटेड है.
दैट्स व्हाई जब प्लेट मूवमेंट होता है, अर्थक्वेक आता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, दीज ऑल आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमने देखा कि सर पेंजिया था, इट जस्ट ब्रोकन आउट इनटू लोरेंशिया एंड गोंडवाना, एंड देन फर्दर आपका मूवमेंट होता चला गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और आज के जो प्रेजेंट कॉन्टिनेंट हैं वो इस हिसाब से बने। डू यू नो इंडिया की जो जर्नी है वो भी कुछ वैसे ही स्टार्ट हुई थी। इंडिया वाज द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, यहां से इंडिया सेपरेट हुआ और अब जर्नी यहां तक चली गई। इसीलिए यहां पे जब टकराता है इंडिया तो हमारे पास हिमालयाज की फॉर्मेशन नजर आती है। आई होप सो यू लाइक दिस चैप्टर, और इसको अब एनसीईआरटी से रीड आउट कीजिए, यू विल बी गेटिंग इमेंस वैल्यू आउट ऑफ इट। If you want to talk to me, you can follow me over here in my Insta handle, Kapil Bhardwaj for you. And here is the Telegram channel you can join. Thank you very much. Best wishes.